देश के विभिन्न हिस्सों में मोदी सरकार के नए मंत्रियों की जन आशीर्वाद यात्रा जारी। तमिलनाडु में एल मुरुगन, ओडिशा में धर्मेंद्र प्रधान और हिमाचल में अनुराग ठाकुर जनता से कर रहे हैं संवाद। भारत ने राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 57 करोड़ 22 लाख से अधिक टीके लगाए। कोरोना के कुल सक्रिय मामलों का आंकड़ा 3,63,605, पिछले 150 दिनों में सबसे कम। रिकवरी रेट बढ़कर 97.54%। अफगानिस्तान में स्थिति बनी हुई है तनावपूर्ण। हजारों अफगान और विदेशी नागरिक अब भी देश से बाहर निकलने के लिए कर रहे हैं संघर्ष। जर्मनी के डॉयचे वेले के पत्रकार के परिजन की तालिबान ने की हत्या। नाटो महासचिव जेन्स स्टोल्टनबर्ग ने अफगानिस्तान में स्थिति पर चर्चा के लिए नाटो के विदेश मंत्रियों की आपात बैठक बुलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कार्यक्रम के जरिए आज गुजरात सोमनाथ में धार्मिक क्षेत्र के लिए कई पुनर्विकास और जीर्णोद्धार परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। परियोजनाओं की लागत 100 करोड़ से ज्यादा है। इसमें जूना सोमनाथ मंदिर का लोकार्पण भी शामिल है। मंदिर को कुल 3.5 करोड़ की लागत से पुनर्विकसित किया गया है। वहीं प्रधानमंत्री ने पार्वती मंदिर का शिलान्यास किया। मंदिर को सोमनाथ ट्रस्ट ने ऐतिहासिक मूल्यों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुविधा को ध्यान में रखकर विकसित किया है। वहीं प्रसाद परियोजना, जिसकी लागत 47 करोड़ की है, उसे श्रद्धालुओं के लिए सुविधा केंद्र, प्रदर्शनी स्थल और अन्य निर्माण कार्य को पूरा किया गया है। उन्होंने नए कार्य को युवाओं के लिए प्रेरणादायक बताया और इतिहास के प्रति समझ बढ़ाने का माध्यम भी। वाले श्रद्धालु जूना सोमनाथ मंदिर के भी आकर्षक स्वरूप का दर्शन करेंगे, नए पार्वती मंदिर का दर्शन करेंगे। इससे यहां नए अवसरों और नए रोजगार का भी सृजन होगा। यहां समुद्र दर्शन पथ, प्रदर्शनी, पिलग्रिम प्लाजा और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी पर्यटकों को आकर्षित करेंगे। सोमनाथ एग्जीबिशन गैलरी का लोकार्पण भी हुआ है। इससे हमारे युवाओं को, आने वाली पीढ़ी को उस इतिहास से जुड़ने का, हमारी आस्था को उसके प्राचीन स्वरूप में देखने का, उसे समझने का एक अवसर भी मिलेगा। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की यात्रा को एक वैचारिक निरंतरता का प्रतीक बताया। उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल के योगदान को याद किया और मंदिर को आधुनिक भारत के दिव्य स्तंभ के रूप में करार दिया। उन्होंने कहा कि इतिहास से सीखकर वर्तमान ठीक करना चाहिए और नया भविष्य बनाने पर नजर होनी चाहिए। उन्होंने अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को नए भारत के प्रकाशित स्तंभ के रूप में करार दिया। सोमनाथ मंदिर की पुनर्निर्माण से लेकर भव्य विकास की ये यात्रा केवल कुछ सालों या कुछ दशकों का परिणाम नहीं है। ये सदियों की दृढ़ इच्छा शक्ति और वैचारिक निरंतरता का परिणाम है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और कमा मुंशी जैसे महानुभावों ने इस अभियान के लिए आजादी के बाद भी कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन आखिरकार 1950 में सोमनाथ मंदिर आधुनिक भारत के दिव्य स्तंभ के रूप में स्थापित हो गया। आज राम मंदिर के रूप में नए भारत के गौरव का एक प्रकाशित स्तंभ भी खड़ा हो रहा है। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ मंदिर को बार बार हुए हमलों का जिक्र करते हुए कहा, इस मंदिर को उन्होंने संहार में भी सृजन का प्रतीक बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ प्रभार क्षेत्र यानी ज्ञान क्षेत्र के रूप में याद किया जाता है। उन्होंने कहा कि सत्य को असत्य और आस्था को आतंक से कुचला नहीं जा सकता। विश्व के लिए एक विश्वास है और एक आश्वासन भी है।
जो तोड़ने वाली शक्तियां हैं, जो आतंक के बलबूते साम्राज्य खड़ा करने वाली सोच है, वो किसी कालखंड में कुछ समय के लिए भले हावी हो जाए, लेकिन उसका अस्तित्व कभी स्थायी नहीं होता। वो ज्यादा दिनों तक मानवता को दबाकर नहीं रख सकती। प्रधानमंत्री ने देश के धार्मिक स्थलों को एक भारत श्रेष्ठ भारत की एक रूपरेखा करार दिया। उन्होंने कहा कि इतिहास और आस्था का मूल भाव है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। 12 ज्योतिर्लिंग पूरे भारत को आपस में पिरोने का काम करते हैं। इसी तरह हमारे चारों धामों की व्यवस्था, हमारे शक्ति पीठों की संकल्पना, हमारे अलग अलग कोनों से अलग अलग तीर्थों की स्थापना, हमारी आस्था की ये रूपरेखा वास्तव में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की ही अभिव्यक्ति है। उन्होंने कहा कि पर्यटन मंत्रालय देश में इस तरह के आधारभूत संरचना विकास की ओर बढ़ रहा है, जिसकी बदौलत सांस्कृतिक समृद्धि को जानने समझने का अवसर मिलेगा, तो वहीं पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। हमारा पर्यटन मंत्रालय स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत 15 अलग अलग थीम पर टूरिस्ट सर्किट्स को विकसित कर रहा है। इन सर्किट से देश के कई उपेक्षित इलाकों में भी पर्यटन और विकास के अवसर पैदा होंगे। 2014 में देश ने इसी तरह तीर्थ स्थानों के विकास के लिए प्रसाद स्कीम की भी घोषणा की थी। इस योजना के तहत देश में करीब करीब 40 बड़े तीर्थ स्थानों को विकसित किया जा रहा है, जिनमें 15 प्रोजेक्ट्स का काम पूरा भी कर लिया गया है। 19 आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन की पहचान कर आज उन्हें विकसित किया जा रहा है। ये सभी प्रोजेक्ट्स हमारी टूरिस्ट इंडस्ट्री को आने वाले समय में एक नई ऊर्जा देंगे। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सोमनाथ मंदिर पर अनेक बार आक्रमण किया गया, लेकिन हर बार ये मंदिर उठ खड़ा हुआ। गृह मंत्री ने कहा कि विनाश करने वालों से सृजन करने वालों की शक्ति ज्यादा बड़ी होती है। सोमनाथ का मंदिर विनाश पर सृजन के विजय का प्रतीक। अनेक बार आक्रांताओं ने इस श्रद्धा केंद्र को शत विकसित किया, मगर कई बार विनाश करने वालों से श्रद्धा रखने वालों की ताकत बड़ी होती है। हर बार एक और भव्यता के साथ खड़ा हुआ और आज विश्व के सामने एक भव्य अस्तित्व इसका हम देख रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि 2014 में देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी ने प्रसाद योजना के तहत कई तीर्थ स्थानों को पुनर्जीवित किया। गौरतलब है कि सोमनाथ से अरगाह को प्रसाद योजना यानी तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक धरोहर संवर्धन अभियान के तहत 47 करोड़ रुपए से भी अधिक की कुल लागत से विकसित किया गया है। सोमनाथ का मंदिर विनाश पर सृजन के विजय का प्रतीक। अनेक बार आक्रांताओं ने इस श्रद्धा केंद्र को शत विकसित किया, मगर कई बार विनाश करने वालों से श्रद्धा रखने वालों की ताकत बड़ी होती है। हर बार एक और भव्यता के साथ खड़ा हुआ और आज विश्व के सामने एक भव्य अस्तित्व इसका हम देख रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर राजधानी देहरादून पहुंचे। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने हवाई अड्डे पर उनका जोरदार स्वागत किया। हवाई अड्डे पर राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित प्रदेश सरकार के मंत्रियों ने जेपी नड्डा की अगवानी की। प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नड्डा प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं और सभी विधायकों के साथ बैठक करेंगे।
और ओडिशा में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कोरापुट में रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने जनजातीय महिलाओं के साथ नृत्य भी किया। वहीं केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने जन आशीर्वाद यात्रा के तहत आज बिहार के औरंगाबाद में एक बुद्धिजीवी संगोष्ठी में हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री ने इस मौके पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी के साथ विकास कर रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि केंद्र की मोदी सरकार बिना किसी भेदभाव के समाज के सभी वर्गों के लिए काम करती है। वहीं केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने अपनी जन आशीर्वाद यात्रा के दूसरे दिन मुंबई के जुहू में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा की सरकार गरीबों की सरकार है और मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाएं इस बात को प्रमाणित करती हैं। उन्होंने जन धन समेत तमाम योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार ने महिला सुरक्षा, गरीबी उन्मूलन, आंतरिक सुरक्षा समेत अन्य क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ काम किया है। केंद्रीय सूचना प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने तमिलनाडु के पलयमकोट्टी में स्वतंत्रता सेनानी ओंडी की 250वीं पुण्यतिथि के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ओंडी एक स्थानीय क्षत्रप पुलिथेवर के सेनापति थे और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ उन्होंने 1755 के युद्ध में हिस्सा लिया था। अपनी वीरता और रणकौशल के दम पर ओंडी तमिलनाडु की संस्कृति में एक महानायक के रूप में याद किए जाते हैं। और जबलपुर से नई दिल्ली के बीच एट इंडी GO6E की नई विमान सेवा शुरू हो गई है। इसके वर्चुअल उद्घाटन समारोह में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, राज्य मंत्री रिटायर्ड जनरल VK सिंह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हिस्सा लिया। हर नागरिक को आवागमन में सुविधा हो और उनके विकास के लिए नए दरवाजे खुले। इसी श्रृंखला में जबलपुर से नई दिल्ली के बीच ये हवाई सेवा शुरू की गई है। और अब बात कोविड-19 से जुड़े आंकड़ों की। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में देश में कोविड के 36,571 नए मामले सामने आए हैं और देश में रिकवरी रेट बढ़कर 97.54% हो गई है। देश में वर्तमान में कोरोना के कुल सक्रिय मामलों का आंकड़ा 3,63,605 है, जो 150 दिनों में सबसे कम है। कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान में भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 57,22,81,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। पिछले 24 घंटों में 54,71,282 से अधिक टीके लगाए गए। और देश में कोरोना संक्रमण की जांच क्षमता में काफी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने बताया कि देश भर में 19 अगस्त तक कुल 50 करोड़ 26 लाख से अधिक नमूनों का परीक्षण किया गया, जिनमें 19 अगस्त को 18,86,271 नमूनों की जांच हुई। जम्मू कश्मीर में पुलवामा जिले के पेम्पोर में ख्रू क्षेत्र में आज सुबह सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए हैं। पुलिस, सेना और CRPF के संयुक्त दल ने आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में खुफिया जानकारी मिलने पर इलाके को घेर लिया और तलाश अभियान शुरू कर दिया। जब सुरक्षा बल संदिग्ध स्थान पर पहुंचे तो छिपे आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। दोनों ओर की गोलीबारी में एक आतंकी मारा गया। मारे गए आतंकवादी की पहचान सुनिश्चित की जा रही है। ताजा समाचार मिलने तक संयुक्त अभियान जारी है। और अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद शुरू हुए विरोध प्रदर्शन देश के अन्य हिस्सों में
फैल गए हैं। कल अफगानिस्तान के स्वतंत्रता दिवस पर विभिन्न शहरों में लोगों ने अपने देश का झंडा लेकर प्रदर्शन किया। राजधानी काबुल और पूर्वी शहर जलालाबाद में भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिले। रिपोर्ट के अनुसार कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई गई, जिसमें कुछ लोगों की जान भी चली गई है। इन विरोध प्रदर्शनों में महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। इस बीच संयुक्त राष्ट्र को मिली खुफिया जानकारी ने मानवाधिकारों को लेकर दुनिया की चिंता और बढ़ा दी है। संयुक्त राष्ट्र को खुफिया जानकारी देने वाली संस्था नॉर्वेजियन सेंटर फॉर ग्लोबल एनालिसिस ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि तालिबान कुछ विशेष लोगों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करने के लिए उनके परिवारों को गिरफ्तार कर रहा है। रिपोर्ट के अनुसार जो लोग सैन्य या सुरक्षा सेवाओं में थे उन पर ज्यादा खतरा मंडरा रहा है और तालिबान इन लोगों के ठिकानों की जानकारी जुटा रहा है। उधर काबुल एयरपोर्ट पर अब भी अफरा तफरी का माहौल है। बड़ी संख्या में लोग देश छोड़कर भागने की कोशिश कर रहे हैं। सूचनाएं हैं कि तालिबान लोगों को एयरपोर्ट तक पहुंचने से रोक रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान लोगों को ट्रैवल वीजा होने के बाद भी काबुल एयरपोर्ट पर नहीं जाने दे रहे। इस बीच तालिबान ने अफगानिस्तान के इमामों से सत्ता पर नियंत्रण के बाद आज पहले शुक्रवार की नमाज में लोगों से एकजुट रहने की अपील की है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि कोरोना काल में 100 से ज्यादा देशों से वंदे भारत मिशन के तहत 71 लाख से अधिक भारतीयों को स्वदेश लाया गया। वहीं इसी अवधि में 57 लाख से अधिक यात्रियों ने भारत से विदेशों में यात्रा की है। उन्होंने कहा कि हाल ही में अफगानिस्तान में जो हालात हैं उसमें भी हमारे मंत्रालय ने रोज फ्लाइट उड़ाकर काबुल से सभी नागरिकों को वापस लाने का कार्य किया है। अफगानिस्तान में स्थिति हुई उसमें भी हमारे मंत्रालय ने रोज फ्लाइट उड़ाकर काबुल से हमारे सभी नागरिकों को वापस लाने का कार्य किया है। पिछले रविवार तक हमारी फ्लाइट्स चल रही थी रोज। उसके बाद नोटैम का नोटिस इशू हो गया, नोटिस टू एयरमैन, कि काबुल का एयर स्पेस बंद हो चुका है। लेकिन उसके बाद भी हमारे प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प था कि हर भारतीय नागरिक की जिम्मेदारी हमारी होती है, और भारतीय वायुसेना का C-130 हरक्यूलिस ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट को काबुल हम ले गए और हर दिन हम वहां से 130 से 150 हमारे नागरिकों को सुरक्षित घर वापस लेके आ रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान धीरे धीरे अपने पुराने रंग में लौट रहा है। तालिबान के ताज़ा निशाने पर पत्रकार और उनके परिजन हैं। जर्मनी की समाचार संस्था डॉयचे वेले में काम करने वाले एक पत्रकार को निशाना बनाने निकले तालिबानी आतंकियों ने उनके एक परिजन को गोली मारकर मौत की घाट उतार दिया। तालिबान काफी समय से घर घर जाकर पत्रकार की तलाश में थे। ताज़ा घटना के बाद पत्रकार के परिजनों में खौफ है और वे अपने घर छोड़कर भाग रहे हैं। जानकारी के अनुसार डॉयचे वेले में कम से कम 3 पत्रकारों के घरों में तालिबानी आतंकी छापेमारी कर चुके हैं। DW के महानिदेशक ने बयान जारी कर पत्रकारों को निशाना बनाए जाने की निंदा की है और जर्मन सरकार से कार्रवाई की मांग की है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पीटरहॉफ शिमला से नेहरू युवा केंद्र द्वारा आयोजित फिट इंडिया दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम का लक्ष्य देश के युवाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना और प्रेरित करना है। कार्यक्रम में नेहरू युवा केंद्र के उपाध्यक्ष दिनेश प्रताप सिंह और निदेशक सैमसन मैसी मौजूद थे। रूस के उफा में चल रही विश्व जूनियर कुश्ती चैंपियनशिप में विपाशा 76 किलोग्राम भार वर्ग के बाउट में गोल्ड मेडल से चूक गई। उन्हें रजत से ही संतोष करना पड़ा। फाइनल में अमेरिकी पहलवान काइली वेलकर ने विपाशा को तकनीकी दक्षता के आधार पर हरा दिया। उधर सिमरन ने 50 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया। सिमरन ने बेलारूस की पहलवान नतालिया वर्कीना को 7-3 से हराया, जबकि सितो ने 55 किलोग्राम भार वर्ग के मुकाबले में तुर्की की पहलवान को तकनीकी दक्षता के आधार पर मात दी। इस प्रतियोगिता में भारत ने अब तक शानदार प्रदर्शन किया है। इससे पहले पुरुषों के फ्री स्टाइल में भारत ने 1 रजत सहित 6 पदकों के साथ अपना अभियान समाप्त किया था।
और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज अपने संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी के दौरे पर हैं। अपने कैंप ऑफिस पहुंचे ओम बिरला को ब्रह्म कुमारी संस्था की महिलाओं ने राखी बांधी। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने ब्रह्म कुमारी संस्था द्वारा युवाओं में आध्यात्म और सांस्कृतिक चेतना को बढ़ावा देने के लिए उनकी सराहना की। उन्होंने कहा कि ब्रह्म कुमारी संस्था के साथ उनके पुराने संबंध हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक आह्वान से कैसे समाज में बदलाव आता है, इसकी कई मिसालें सामने आ चुकी हैं। ऐसा ही एक आह्वान पीएम मोदी ने स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए वोकल फॉर लोकल के लिए किया था। पीएम मोदी के इस आह्वान के नतीजे अब सामने आने लगे हैं। उत्तर प्रदेश के भदोही के कालीन बुनकर इसका जीता जागता प्रमाण है। देखते हैं रिपोर्ट। भदोही के बुनकरों को लंबे समय के बाद राहत मिली है। मशीनी उत्पादों के साथ लंबे समय से प्रतिस्पर्धा कर रहे यहां के मशहूर कालीनों के बुनकर हताश हो रहे थे, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी का एक आह्वान इनके लिए संजीवनी का काम कर रहा है। वोकल फॉर लोकल के आह्वान के बाद भदोही में बनाए गए कालीन की मांग दुनिया भर में बढ़ रही है। भदोही के कालीन व्यवसायी यहां बनी कालीनों को योग से जोड़कर इन्हें नया कलेवर देने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग योग के आसनों के द्वारा जैसे जैसे आसन हैं उसके अनुसार हम लोगों ने कालीन को, हस्त निर्मित कालीन को डिज़ाइन किया है। हमारी जो ऊन होती है वो हिमालयन ऊन होती है जो कि इंसुलेटेड होती है, नेचुरली इंसुलेटेड होती है। इसके बाद जो हम कालीन बनाते हैं तो कालीन में जो है वो जो गांठ बनती है वही उसमें कंप्रेशन का काम करती है। योग से जोड़कर भदोही के बुनकरों ने अपनी कालीनों की मार्केटिंग की है, जिसका नतीजा ये है कि आज हर उम्र के लोग इन आशनी और कालीन का प्रयोग योग के दौरान कर रहे हैं। जैसे जैसे लोगों में योग के प्रति जागरूकता बढ़ रही है, भदोही की कालीनों और आशनी की भी बिक्री बढ़ रही है। कारपेट जिस पे सो के मैं प्राणायाम करता हूँ, आसन करता हूँ और ये एक्यूप्रेशर करता हूँ, जो हाथ से पाँव से सब, और इसका इतना बढ़िया वो है कि मुझे जरा भी कोई कहीं कष्ट नहीं है। मैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से बहुत परेशान था और पीछे 1 महीने से मैंने योगा शुरू किया और योगा कारपेट के साथ योगा करते करते मुझे बहुत ज़्यादा आराम मिला और इस समय मैं बिल्कुल ठीक हूँ एकदम। ये योगा कारपेट जो है आसनी टाइप का है, इस पे बैठ करके और हाथ में लेकर के स्प्रिंग टाइप का है। ये इसको प्रेशर डालने से, एक्यूप्रेशर टाइप का करने से मेरा एकदम ठीक हो गया और लगातार हम करते हैं, हमें बहुत राहत है इससे। भदोही में बनने वाली कालीन में हिमालय के ऊपरी क्षेत्रों से आने वाली ऊन का इस्तेमाल किया जाता है। हाथों से बनाई जाने वाली इन कालीनों की क्वालिटी भी सर्वोत्तम है। योग जिसके बारे में इतनी बातें हैं, इतना स्वास्थ्यवर्धक है, आपको अंदर से लेकर बाहर तक शारीरिक, आध्यात्मिक हर तरह की शक्ति देता है। और यह कारपेट इसी काम को आप सुविधापूर्वक, सरलतापूर्वक कर सकते हैं। डॉक्टर हिरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, भदोही। तो इस समाचार बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।
4 साल पहले जब भीम ऐप लॉन्च किया गया था, तब मैंने कहा था कि वो दिन दूर नहीं जब अधिकांश बिजनेस ट्रांजैक्शन नोट और सिक्कों के बजाय डिजिटली होंगे। तब मैंने ये भी कहा था कि इस बदलाव से सबसे अधिक गरीबों, वंचितों, छोटे व्यापारियों, किसानों, आदिवासियों का सशक्तिकरण होगा, वो एम्पावर होंगे। आज हम ये साक्षात अनुभव कर रहे हैं। आज चाय, जूस और फल सब्जी का ठेला लगाने वाले भी इसका उपयोग कर रहे हैं। देश में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए जो काम पिछले 6-7 वर्षों में हुआ है, उसका लोहा आज दुनिया भी मान रही है। नमस्ते इंडिया, नमस्ते लैंड, मरहबन इलल हिंद, जरी इंडिया, सलाम इंडिया, नमस्ते इंडिया, नमस्कार भारत, मुई इंडिया, नहनु हुनूर इंडिया, माँ हिंदी हस्ती, हिंदियानी, सलाम हिंदुस्तान, वी आर इंडिया। कोरोना से बचाव के उपाय। आपस में कम से कम 1 मीटर की दूरी रखें। हाथों को बार बार साबुन और पानी से धोएं। 60% अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर का प्रयोग करें। मास्क से प्रधानमंत्री ने जूना सोमनाथ के नए स्वरूप का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया लोकार्पण। समुद्र दर्शन पथ, प्रदर्शनी गैलरी और जीर्णोद्धार का काम पूरा। माता पार्वती मंदिर का भी किया शिलान्यास। प्रधानमंत्री ने कहा, श्रद्धालुओं को प्राप्त होगा आकर्षक स्वरूप का दर्शन। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ को बताया आधुनिक भारत का दिव्य स्तंभ। कहा, संहार में भी सृजन का प्रतीक है सोमनाथ। विनाशकारी शक्तियों का अस्तित्व नहीं होता है स्थायी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास को बताया इतिहास और आस्था का मूल भाव। देश के विभिन्न हिस्सों में मोदी सरकार के नए मंत्रियों की जन आशीर्वाद यात्रा जारी। तमिलनाडु में एल मुरुगन, ओडिशा में धर्मेंद्र प्रधान और हिमाचल में अनुराग ठाकुर जनता से कर रहे हैं संवाद।
भारत ने राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 57 करोड़ 22 लाख से अधिक टीके लगाए। कोरोना के कुल सक्रिय मामलों का आंकड़ा 3,63,605, पिछले 150 दिनों में सबसे कम। रिकवरी रेट बढ़कर 97.54%। अफगानिस्तान में स्थिति बनी हुई है तनावपूर्ण। हजारों अफगान और विदेशी नागरिक अब भी देश से बाहर निकलने के लिए कर रहे हैं संघर्ष। जर्मनी के डॉयचे वेले के पत्रकार के परिजन की तालिबान ने की हत्या। नाटो महासचिव जेन्स स्टोल्टनबर्ग ने अफगानिस्तान में स्थिति पर चर्चा के लिए नाटो के विदेश मंत्रियों की आपात बैठक बुलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कार्यक्रम के जरिए आज गुजरात सोमनाथ में धार्मिक क्षेत्र के लिए कई पुनर्विकास और जीर्णोद्धार परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। परियोजनाओं की लागत 100 करोड़ से ज्यादा है। इसमें जूना सोमनाथ मंदिर का लोकार्पण भी शामिल है। मंदिर को कुल 3.5 करोड़ की लागत से पुनर्विकसित किया गया है। वहीं प्रधानमंत्री ने पार्वती मंदिर का शिलान्यास किया। मंदिर को सोमनाथ ट्रस्ट ने ऐतिहासिक मूल्यों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुविधा को ध्यान में रखकर विकसित किया है। वहीं प्रसाद परियोजना, जिसकी लागत 47 करोड़ की है, उसे श्रद्धालुओं के लिए सुविधा केंद्र, प्रदर्शनी स्थल और अन्य निर्माण कार्य को पूरा किया गया है। उन्होंने नए कार्य को युवाओं के लिए प्रेरणादायक बताया और इतिहास के प्रति समझ बढ़ाने का माध्यम भी। वाले श्रद्धालु जूना सोमनाथ मंदिर के भी आकर्षक स्वरूप का दर्शन करेंगे, नए पार्वती मंदिर का दर्शन करेंगे। इससे यहां नए अवसरों और नए रोजगार का भी सृजन होगा। यहां समुद्र दर्शन पथ, प्रदर्शनी, पिलग्रिम प्लाजा और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी पर्यटकों को आकर्षित करेंगे। सोमनाथ एग्जीबिशन गैलरी का लोकार्पण भी हुआ है। इससे हमारे युवाओं को, आने वाली पीढ़ी को उस इतिहास से जुड़ने का, हमारी आस्था को उसके प्राचीन स्वरूप में देखने का, उसे समझने का एक अवसर भी मिलेगा। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की यात्रा को एक वैचारिक निरंतरता का प्रतीक बताया। उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल के योगदान को याद किया और मंदिर को आधुनिक भारत के दिव्य स्तंभ के रूप में करार दिया। उन्होंने कहा कि इतिहास से सीखकर वर्तमान ठीक करना चाहिए और नया भविष्य बनाने पर नजर होनी चाहिए। उन्होंने अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को नए भारत के प्रकाशित स्तंभ के रूप में करार दिया। सोमनाथ मंदिर की पुनर्निर्माण से लेकर भव्य विकास की ये यात्रा केवल कुछ सालों या कुछ दशकों का परिणाम नहीं है। ये सदियों की दृढ़ इच्छा शक्ति और वैचारिक निरंतरता का परिणाम है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और कमा मुंशी जैसे महानुभावों ने इस अभियान के लिए आजादी के बाद भी कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन आखिरकार 1950 में सोमनाथ मंदिर आधुनिक भारत के दिव्य स्तंभ के रूप में स्थापित हो गया। आज राम मंदिर के रूप में नए भारत के गौरव का एक प्रकाशित स्तंभ भी खड़ा हो रहा है। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ मंदिर को बार बार हुए हमलों का जिक्र करते हुए कहा, इस मंदिर को उन्होंने संहार में भी सृजन का प्रतीक बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ प्रभात क्षेत्र यानी ज्ञान क्षेत्र के रूप में याद किया जाता है। उन्होंने कहा कि सत्य को असत्य और आस्था को आतंक से कुचला नहीं जा सकता। विश्व के लिए एक विश्वास है और एक आश्वासन भी है। जो तोड़ने वाली शक्तियां हैं, जो आतंक के बलबूते साम्राज्य खड़ा करने वाली सोच है, वो किसी कालखंड में कुछ समय के लिए भले हावी हो जाए, लेकिन उसका अस्तित्व
कभी स्थायी नहीं होता, वो ज्यादा दिनों तक मानवता को दबाकर नहीं रख सकती। प्रधानमंत्री ने देश के धार्मिक स्थलों को एक भारत श्रेष्ठ भारत की एक रूपरेखा करार दिया। उन्होंने कहा कि इतिहास और आस्था का मूल भाव है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। 12 ज्योतिर्लिंग पूरे भारत को आपस में पिरोने का काम करते हैं। इसी तरह हमारे चारों धामों की व्यवस्था, हमारे शक्ति पीठों की संकल्पना, हमारे अलग अलग कोनों से अलग अलग तीर्थों की स्थापना, हमारी आस्था की ये रूपरेखा वास्तव में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की ही अभिव्यक्ति है। उन्होंने कहा कि पर्यटन मंत्रालय देश में इस तरह के आधारभूत संरचना विकास की ओर बढ़ रहा है, जिसकी बदौलत सांस्कृतिक समृद्धि को जानने समझने का अवसर मिलेगा, तो वहीं पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। हमारा पर्यटन मंत्रालय स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत 15 अलग अलग थीम पर टूरिस्ट सर्किट्स को विकसित कर रहा है। इन सर्किट से देश के कई उपेक्षित इलाकों में भी पर्यटन और विकास के अवसर पैदा होंगे। 2014 में देश ने इसी तरह तीर्थ स्थानों के विकास के लिए प्रसाद स्कीम की भी घोषणा की थी। इस योजना के तहत देश में करीब करीब 40 बड़े तीर्थ स्थानों को विकसित किया जा रहा है, जिनमें 15 प्रोजेक्ट्स का काम पूरा भी कर लिया गया है। 19 आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन की पहचान कर आज उन्हें विकसित किया जा रहा है। ये सभी प्रोजेक्ट्स हमारी टूरिस्ट इंडस्ट्री को आने वाले समय में एक नई ऊर्जा देंगे। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सोमनाथ मंदिर पर अनेक बार आक्रमण किया गया, लेकिन हर बार ये मंदिर उठ खड़ा हुआ। गृह मंत्री ने कहा कि विनाश करने वालों से सृजन करने वालों की शक्ति ज्यादा बड़ी होती है। सोमनाथ का मंदिर विनाश पर सृजन के विजय का प्रतीक। अनेक बार आक्रांताओं ने इस श्रद्धा केंद्र को शत विकसित किया, मगर कई बार विनाश करने वालों से श्रद्धा रखने वालों की ताकत बड़ी होती है। हर बार एक और भव्यता के साथ खड़ा हुआ और आज विश्व के सामने एक भव्य अस्तित्व इसका हम देख रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि 2014 में देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी ने प्रसाद योजना के तहत कई तीर्थ स्थानों को पुनर्जीवित किया। गौरतलब है कि सोमनाथ से अरगाह को प्रसाद योजना यानी तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक धरोहर संवर्धन अभियान के तहत 47 करोड़ रुपए से भी अधिक की कुल लागत से विकसित किया गया है। सोमनाथ का मंदिर विनाश पर सृजन के विजय का प्रतीक। अनेक बार आक्रांताओं ने इस श्रद्धा केंद्र को शत विकसित किया, मगर कई बार विनाश करने वालों से श्रद्धा रखने वालों की ताकत बड़ी होती है। हर बार एक और भव्यता के साथ खड़ा हुआ और आज विश्व के सामने एक भव्य अस्तित्व इसका हम देख रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर राजधानी देहरादून पहुंचे। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने हवाई अड्डे पर उनका जोरदार स्वागत किया। हवाई अड्डे पर राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित प्रदेश सरकार के मंत्रियों ने जेपी नड्डा की अगवानी की। प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नड्डा प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं और सभी विधायकों के साथ बैठक करेंगे। और ओडिशा में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कोरापुट में रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने जनजातीय महिलाओं के साथ नृत्य भी किया।
वहीं केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने जन आशीर्वाद यात्रा के तहत आज बिहार के औरंगाबाद में एक बुद्धिजीवी संगोष्ठी में हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री ने इस मौके पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी के साथ विकास कर रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि केंद्र की मोदी सरकार बिना किसी भेदभाव के समाज के सभी वर्गों के लिए काम करती है। वहीं केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने अपनी जन आशीर्वाद यात्रा के दूसरे दिन मुंबई के जुहू में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा की सरकार गरीबों की सरकार है और मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाएं इस बात को प्रमाणित करती हैं। उन्होंने जन धन समेत तमाम योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार ने महिला सुरक्षा, गरीबी उन्मूलन, आंतरिक सुरक्षा समेत अन्य क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ काम किया है। केंद्रीय सूचना प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने तमिलनाडु के पलयमकोट्टी में स्वतंत्रता सेनानी ओंडी वीरन की 250वीं पुण्यतिथि के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ओंडी वीरन एक स्थानीय क्षत्रप पुलिथेवर के सेनापति थे और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ उन्होंने 1755 के युद्ध में हिस्सा लिया था। अपनी वीरता और रणकौशल के दम पर ओंडी वीरन तमिलनाडु की संस्कृति में एक महानायक के रूप में याद किए जाते हैं। और जबलपुर से नई दिल्ली के बीच एट इंडी GO6E की नई विमान सेवा शुरू हो गई है। इसके वर्चुअल उद्घाटन समारोह में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, राज्य मंत्री रिटायर्ड जनरल VK सिंह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हिस्सा लिया। हर नागरिक को आवागमन में सुविधा हो और उनके विकास के लिए नए दरवाजे खुले। इसी श्रृंखला में जबलपुर से नई दिल्ली के बीच ये हवाई सेवा शुरू की गई है। और अब बात कोविड-19 से जुड़े आंकड़ों की। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में देश में कोविड के 36,571 नए मामले सामने आए हैं और देश में रिकवरी रेट बढ़कर 97.54% हो गई है। देश में वर्तमान में कोरोना के कुल सक्रिय मामलों का आंकड़ा 3,63,605 है, जो 150 दिनों में सबसे कम है। कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान में भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 57,22,81,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। पिछले 24 घंटों में 54,71,282 से अधिक टीके लगाए गए। और देश में कोरोना संक्रमण की जांच क्षमता में काफी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने बताया कि देश भर में 19 अगस्त तक कुल 50 करोड़ 26 लाख से अधिक नमूनों का परीक्षण किया गया, जिनमें 19 अगस्त को 18,86,271 नमूनों की जांच हुई। जम्मू कश्मीर में पुलवामा जिले के पेम्पोर में ख्रू क्षेत्र में आज सुबह सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए हैं। पुलिस, सेना और CRPF के संयुक्त दल ने आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में खुफिया जानकारी मिलने पर इलाके को घेर लिया और तलाश अभियान शुरू कर दिया। जब सुरक्षा बल संदिग्ध स्थान पर पहुंचे तो छिपे आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। दोनों ओर की गोलीबारी में एक आतंकी मारा गया। मारे गए आतंकवादी की पहचान सुनिश्चित की जा रही है। ताजा समाचार मिलने तक संयुक्त अभियान जारी है। और अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद शुरू हुए विरोध प्रदर्शन देश के अन्य हिस्सों में फैल गए हैं। कल अफगानिस्तान के स्वतंत्रता दिवस पर विभिन्न शहरों में लोगों ने अपने देश का झंडा लेकर प्रदर्शन किया। राजधानी काबुल और पूर्वी शहर जलालाबाद में भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिले। रिपोर्ट के अनुसार कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई गई, जिसमें कुछ लोगों की जान भी चली गई है। इन विरोध प्रदर्शनों में महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। इस बीच संयुक्त राष्ट्र को मिली खुफिया जानकारी ने मानवाधिकारों को लेकर दुनिया की चिंता और बढ़ा दी है। संयुक्त राष्ट्र को खुफिया जानकारी देने वाली संस्था नॉर्वेजियन सेंटर फॉर ग्लोबल एनालिसिस ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि तालिबान कुछ विशेष लोगों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करने के लिए उनके परिवारों को गिरफ्तार कर रहा है। रिपोर्ट के अनुसार जो लोग सैन्य या सुरक्षा सेवाओं में थे उन पर ज्यादा खतरा मंडरा रहा है और तालिबान इन लोगों के ठिकानों की जानकारी जुटा रहा है।
उधर काबुल एयरपोर्ट पर अब भी अफरा तफरी का माहौल है। बड़ी संख्या में लोग देश छोड़कर भागने की कोशिश कर रहे हैं। सूचनाएं हैं कि तालिबान लोगों को एयरपोर्ट तक पहुंचने से रोक रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान लोगों को ट्रैवल वीजा होने के बाद भी काबुल एयरपोर्ट पर नहीं जाने दे रहे। इस बीच तालिबान ने अफगानिस्तान के इमामों से सत्ता पर नियंत्रण के बाद आज पहले शुक्रवार की नमाज में लोगों से एकजुट रहने की अपील की है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि कोरोना काल में 100 से ज्यादा देशों से वंदे भारत मिशन के तहत 71 लाख से अधिक भारतीयों को स्वदेश लाया गया। वहीं इसी अवधि में 57 लाख से अधिक यात्रियों ने भारत से विदेशों में यात्रा की है। उन्होंने कहा कि हाल ही में अफगानिस्तान में जो हालात हैं उसमें भी हमारे मंत्रालय ने रोज फ्लाइट उड़ाकर काबुल से सभी नागरिकों को वापस लाने का कार्य किया है। अफगानिस्तान में स्थिति हुई उसमें भी हमारे मंत्रालय ने रोज फ्लाइट उड़ाकर काबुल से हमारे सभी नागरिकों को वापस लाने का कार्य किया है। पिछले रविवार तक हमारी फ्लाइट्स चल रही थी रोज। उसके बाद नोटैम का नोटिस इशू हो गया, नोटिस टू एयरमैन, कि काबुल का एयर स्पेस बंद हो चुका है। लेकिन उसके बाद भी हमारे प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प था कि हर भारतीय नागरिक की जिम्मेदारी हमारी होती है और भारतीय वायुसेना का C-130 हरक्यूलिस ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट को काबुल हम ले गए और हर दिन हम वहां से 130 से 150 हमारे नागरिकों को सुरक्षित घर वापस लेके आ रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान धीरे धीरे अपने पुराने रंग में लौट रहा है। तालिबान के ताज़ा निशाने पर पत्रकार और उनके परिजन हैं। जर्मनी की समाचार संस्था डॉयचे वेले में काम करने वाले एक पत्रकार को निशाना बनाने निकले तालिबानी आतंकियों ने उनके एक परिजन को गोली मारकर मौत की घाट उतार दिया। तालिबान काफी समय से घर घर जाकर पत्रकार की तलाश में थे। ताज़ा घटना के बाद पत्रकार के परिजनों में खौफ है और वे अपने घर छोड़कर भाग रहे हैं। जानकारी के अनुसार डॉयचे वेले में कम से कम 3 पत्रकारों के घरों में तालिबानी आतंकी छापेमारी कर चुके हैं। DW के महानिदेशक ने बयान जारी कर पत्रकारों को निशाना बनाए जाने की निंदा की है और जर्मन सरकार से कार्रवाई की मांग की है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पीटरहॉफ शिमला से नेहरू युवा केंद्र द्वारा आयोजित फिट इंडिया दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम का लक्ष्य देश के युवाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना और प्रेरित करना है। कार्यक्रम में नेहरू युवा केंद्र के उपाध्यक्ष दिनेश प्रताप सिंह और निदेशक सैमसन मैसी मौजूद थे। रूस के उफा में चल रही विश्व जूनियर कुश्ती चैंपियनशिप में विपाशा 76 किलोग्राम भार वर्ग के बाउट में गोल्ड मेडल से चूक गई। उन्हें रजत से ही संतोष करना पड़ा। फाइनल में अमेरिकी पहलवान काइली वेलकर ने विपाशा को तकनीकी दक्षता के आधार पर हरा दिया। उधर सिमरन ने 50 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया। सिमरन ने बेलारूस के पहलवान नतालिया वर्कीना को 7-3 से हराया, जबकि सितो ने 55 किलोग्राम भार वर्ग के मुकाबले में तुर्की की पहलवान को तकनीकी दक्षता के आधार पर मात दी। इस प्रतियोगिता में भारत ने अब तक शानदार प्रदर्शन किया है। इससे पहले पुरुषों के फ्री स्टाइल में भारत ने 1 रजत सहित 6 पदकों के साथ अपना अभियान समाप्त किया था। और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज अपने संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी के दौरे पर हैं। अपने कैंप ऑफिस पहुंचे ओम बिरला को ब्रह्म कुमारी संस्था की महिलाओं ने राखी बांधी। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने ब्रह्म कुमारी संस्था द्वारा युवाओं में आध्यात्म और सांस्कृतिक चेतना को बढ़ावा देने के लिए उनकी सराहना की। उन्होंने कहा कि ब्रह्म कुमारी संस्था के साथ उनके पुराने संबंध हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक आह्वान से कैसे समाज में बदलाव आता है, इसकी कई मिसालें सामने आ चुकी हैं। ऐसा ही एक आह्वान पीएम मोदी ने स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए वोकल फॉर लोकल के लिए किया था। पीएम मोदी के इस आह्वान के नतीजे अब सामने आने लगे हैं। उत्तर प्रदेश के भदोही के कालीन बुनकर इसका जीता जागता प्रमाण है। देखते हैं रिपोर्ट।
भदोही के बुनकरों को लंबे समय के बाद राहत मिली है। मशीनी उत्पादों के साथ लंबे समय से प्रतिस्पर्धा कर रहे यहां के मशहूर कालीनों के बुनकर हताश हो रहे थे, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी का एक आह्वान इनके लिए संजीवनी का काम कर रहा है। वोकल फॉर लोकल के आह्वान के बाद भदोही में बनाए गए कालीन की मांग दुनिया भर में बढ़ रही है। भदोही के कालीन व्यवसायी यहां बनी कालीनों को योग से जोड़कर इन्हें नया कलेवर देने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग योग के आसनों के द्वारा जैसे जैसे आसन हैं उसके अनुसार हम लोगों ने कालीन को, हस्त निर्मित कालीन को डिज़ाइन किया है। हमारी जो ऊन होती है वो हिमालयन ऊन होती है जो कि इंसुलेटेड होती है, नेचुरली इंसुलेटेड होती है। इसके बाद जो हम कालीन बनाते हैं तो कालीन में जो है वो जो गांठ बनती है वही उसमें कंप्रेशन का काम करती है। योग से जोड़कर भदोही के बुनकरों ने अपनी कालीनों की मार्केटिंग की है, जिसका नतीजा ये है कि आज हर उम्र के लोग इन आशनी और कालीन का प्रयोग योग के दौरान कर रहे हैं। जैसे जैसे लोगों में योग के प्रति जागरूकता बढ़ रही है, भदोही की कालीनों और आशनी की भी बिक्री बढ़ रही है। कारपेट जिस पे सो के मैं प्राणायाम करता हूँ, आसन करता हूँ और ये एक्यूप्रेशर करता हूँ, जो हाथ से पाँव से सब, और इसका इतना बढ़िया वो है कि मुझे जरा भी कोई कहीं कष्ट नहीं है। मैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से बहुत परेशान था और पीछे 1 महीने से मैंने योगा शुरू किया और योगा कारपेट के साथ योगा करते करते मुझे बहुत ज़्यादा आराम मिला और इस समय मैं बिल्कुल ठीक हूँ एकदम। ये योगा कारपेट जो है आसनी टाइप का है, इस पे बैठ करके और हाथ में लेकर के स्प्रिंग टाइप का है। ये इसको प्रेशर डालने से, एक्यूप्रेशर टाइप का करने से मेरा एकदम ठीक हो गया और लगातार हम करते हैं, हमें बहुत राहत है इससे। भदोही में बनने वाली कालीन में हिमालय के ऊपरी क्षेत्रों से आने वाली ऊन का इस्तेमाल किया जाता है। हाथों से बनाई जाने वाली इन कालीनों की क्वालिटी भी सर्वोत्तम है। योग जिसके बारे में इतनी बातें हैं, इतना स्वास्थ्यवर्धक है, आपको अंदर से लेकर बाहर तक शारीरिक, आध्यात्मिक हर तरह की शक्ति देता है और ये कारपेट इसी काम को आप सुविधापूर्वक, सरलतापूर्वक कर सकते हैं। डॉक्टर हितकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, भदोही। तो इस समाचार नमस्कार।